Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we are taking up the newspaper of 17th December 2023, starting with the Hindu newspaper. First article is talking about the School of Happiness to take root in Assam. The School of Happiness, a first of its kind of school for the imparting lesson on humanity and societal happiness, will take root in Bodoland territorial region of Assam. तो इसमें दो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, एक बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन। तो ये कुछ आइडिया है करो ना इसके ऊपर में, बीटीसी। एंड दूसरा है कि स्कूल ऑफ हैप्पीनेस। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स, और बाकी सब इसमें इंडिया का प्लेस हमेशा नीचे आता है। और हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सोसाइटल वेल बींग एंड प्रॉस्पेरिटी। तो इसको तभी अचीव कर सकते हैं जब बेसिक नेसेसिटी पूरा होगा, विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन, हेल्थ और सोसाइटल डिफरेंसेस वो कम होगा, तभी जाके आप अचीव कर सकते हो। और दूसरा कि आप अवेयर कर सकते हो लोगों को इसके हिसाब से। तो स्कूल खुलेगा, तो एग्जांपल दे सकते हो, यू कैन टेक अप दिस वन एग्जांपल। तो बॉर्डरलैंड टेरिटोरियल जो रीजन है, इट इज़ अंडर द शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें बात होता है कि स्पेसिफिक ऑटोनॉमस टेरिटरी बनेगा हर एक अलग जगह पे, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन। जैसे फॉर एग्जांपल मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया का अलग अलग काउंसिल है। और हर एक काउंसिल के अंदर में मेंबर्स होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, और कुछ अपॉइंटेड होते हैं बाय द गवर्नर। उनके पास राइट्स होता है कि वो लॉ मेक कर सके विथ रिस्पेक्ट टू द लोकल कस्टम, लोकल ट्रेडिशन, लोकल कल्चर एक्सेट्रा। उनका एक रोल होता है कि जो अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोकल ट्राइबल्स उसको कर सके, एजुकेशन दे सके। पार्लियामेंट्री लॉ उनके ऊपर डायरेक्टली नहीं लगता है, वो थोड़ा चेंजेस कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, इसका इम्पोर्टेंस होता है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल। वैसे करीब करीब 7-8 टाइप काउंसिल है। तो यू कैन सर्च अप, करो ना, और आप ग्रुप पे डाल दो कितने टाइप के काउंसिल है इंडिया में, ज़्यादा नहीं है इसका। तो जो स्कूल ऑफ हैप्पीनेस रहेगा, दे विल टीच अबाउट द को एग्जिस्टेंस, वैल्यू ऑफ को एग्जिस्टेंस, डाइवर्सिटी ऑफ फेथ, कल्चर, लैंग्वेज, एथनिसिटी, इंटरडिपेंडेंसी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट माइक्रो एंड माइक्रो लेवल्स। तो नेक्स्ट आर्टिकल, एमपी सस्पेंशन, सिक्योरिटी ब्रीच नॉट लिंक्ड, से स्पीकर। तो एमपी का सस्पेंशन हुआ था, उसके बाद एक कॉन्स्पिरेसी हो रहा था कि उसके कारण तो ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बताना चाह रहे हैं। देन इंडिया एंड ओमान। तो अभी ओमान के जो किंग है, उनका नाम क्या है मानसी? सुल्तान हैथम बिन तारिक। अहमद, हाँ ठीक है, वो आए थे। और ओमान और इंडिया में क्या क्या अग्रीमेंट होने वाला है, या फिर क्या क्या डेवलपमेंट है, वो कल डिटेल में लिए थे। बिकॉज ओमान, अगर मैप देखोगे तो उससे एक आधा क्वेश्चन सॉल्व भी हो सकता है कि इट इज़ अ वेरी इन अ वेरी स्ट्रैटेजिक लोकेशन बिटवीन द ईरान, सऊदी अरेबिया। और जो पर्शियन गल्फ है, वहाँ से इंडिया का ऑयल टैंकर आता है, और डाकम पोर्ट भी वहाँ पर है। उसके बाद फिर इंडिया का जो आईपीईसी कॉरिडोर है, इंडो ट्रेड कॉरिडोर, इंडियन मिडिल ईस्ट आईएमईसी कॉरिडोर है, वो उसी तरफ से जाएगा। तो इसलिए ओमान बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ओमान ऊपर में होता है, नीचे में येमेन हो गया, और फिर राइट साइड टॉप में सऊदी अरेबिया, और नॉर्थ में यूएई है। तो एक बार चेक कर लेना ऑनलाइन। इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो दिया, तो व्हाट आर द टीचिंग विच यू कैन इम्बाइब फ्रॉम द भगवत गीता अकॉर्डिंग टू यू, ब्रीफ में 2 to 3 एरियाज बताओ, करो ना। आई गीता टेल्स अस अबाउट डिटैचमेंट और माइंड कंट्रोल के बारे में बताता है। ठीक है, और
तो और आज में we can say कि गीता can हम्म play an important role when we are seeing the issue of mental health. हम्म तो मैं अगर बोलूँगा इसमें, तो गीता बताता है हमें, गीता भगवत गीता हमें एक पाथ दिखाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए कि हमें कैसे प्रॉस्पेरिटी चाहिए, बोथ माइंड, सोल और अर्थ। जैसे काम मोक्ष अर्थ होता है ना, वैसे इसके हिसाब से। और हमें काम करना चाहिए डिटैच होकर के। जैसे अगर उन्होंने कहा माइंड कंट्रोल कभी हो नहीं सकता, माइंड को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आप देख सकते हो, स्थिरता, उसको स्थिर प्रज्ञा बोलते हैं। तो आप डिटैच होकर काम करो, आपको फल बाद में मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन आपका कर्तव्य है काम करने का। ये दिखाता है। हाँ। फरिश्ते स्कीम, मानसी, फरिश्ते से कुछ पता है इसके बारे में? तो एग्जैक्टली फरिश्ते तो नहीं दिल्ली के स्कीम, पता मुझे। responsible for the treatment of the ट्रांसफर ऑफ फंड टू हॉस्पिटल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम, एक्सीडेंट विक्टिम के लिए स्कीम। ठीक है, दिल्ली से रिलेटेड। निर्भया ऑन माइंड, वुमेन वॉक डार्क लेन्स टू क्लेम स्पेसेस। डार्क लेन्स क्यों किया जाता है, दिया? एनीथिंग? डार्क लेन्स, मानसी। Dark lanes would be the areas which are, we can say, more vulnerable to such, crimes जो रात को होते हैं against the woman, like rape crimes. So dark lanes उन areas को बोल सकते हैं. Dark lanes would be from the perspective of कि there are not street lights, हाँ enough वो lighting नहीं, ठीक। safety measures नहीं. So दो तरीके से we can do और it. अकेला भी, लाइक सुनसान हो, नो पीपल और एनीथिंग। तो अब ये कुछ अलग है, एनसीडब्ल्यू। तो एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इट इज अ करुणा कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल विच बॉडी? एनसीडब्ल्यू इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, 1992 एक्ट के अंदर में बना है ये। इट इज़ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो हमेशा क्या होता है, बात होता है कि फॉर एग्जांपल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो उन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उनका मैंडेट जो रहता है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनली ड्रिवन पावर होता है, तो उससे क्या एग्जीक्यूटिव ज़्यादा उसको सीरियसली लेते हैं और इन्फोर्सेबल रहता है। तो एनसीडब्ल्यू को हमेशा बोला जाता है उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मिलना चाहिए। लेकिन एक अगेंस्ट भी रहता है कि जब एनसीडब्ल्यू को मिलना चाहिए तो ऐसा कुछ कमीशन होना चाहिए फॉर ट्रांसजेंडर ऑल्सो, फॉर द मेन ऑल्सो, उनका भी है, इसलिए फिर अभी तक नहीं मिला, ये कारण। एनएचआरसी, मानसी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इनका मैंडेट क्या है? NHRC, National Human Rights Commission, is, I think, according to me, a constitutional body. एनएचआरसी इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, 1993 में बना था ना, और ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है। और 2019 में इनका अमेंडमेंट हुआ, और अमेंडमेंट के हिसाब से एनएचआरसी में जो रिप्रेजेंटेशन है वो सभी का रहता है। उसमें विमेन का भी है, ट्रांसजेंडर का भी है, और माइनॉरिटी का भी है, फिर बैकवर्ड क्लासेस का भी है, SC ST सबका है। और बाकी फिर तो 15 या 13 मेंबर बॉडी है, बस सर्च कर लेना करूँगा, यू कैन जस्ट पोस्ट इन द ग्रुप। और प्रॉब्लम इसमें क्या है कि सुओ मोटो केस ले सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्शन नहीं दे सकते, वो उनके पास सिविल राइट्स कोर्ट है, आप जजमेंट दे सकते हैं, लेकिन इन्फोर्सेबल नहीं। तो उससे क्या होता है कि लेट काम होता है। तो एक ये बात है, ये डायरेक्शन बस दे सकते हैं, आप बस बोल सकते हो, ऑर्डर दे सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं, लेकिन आप इन्फोर्स डायरेक्टली नहीं कर सकते NHRC का। तो सुओ मोटो मतलब होता है खुद से लेना। तो NHRC NCW ले लिए। तो इम्पोर्टेंट एक और इसमें ये है कि बेलागवी। तो बेलागवी वही वाला एक बेलागवी है सकता है, जो कर्नाटका, हाँ वो नॉर्दर्न कर्नाटका और सदर्न महाराष्ट्र के बीच में एक डिस्प्यूट है, डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट है बिटवीन देम। क्योंकि बेलागावी में दोनों टाइप के लोग हैं, मराठी स्पीकिंग भी है, कर्नाटक स्पीक कन्नड़ स्पीकिंग भी है। तो दोनों के बीच में रहता है कि मेरा पार्ट है, मेरा पार्ट है। तो 1963 से जब से स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ है, उसमें से इट इज़ अ पार्ट ऑफ द कर्नाटका। तो महाराष्ट्र क्लेम करता है, कर्नाटका भी बोलते हैं कि हिस्टोरिकली अपना जगह है। तो ये एक है। अडानीज धारावी प्रोजेक्ट, ये क्या है मानसी? सो अडानीज धारावी प्रोजेक्ट, धारावी स्लम जो है बॉम्बे में, वी कैन से कि एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है, एंड
उसको रीडेवलपमेंट के लिए वहां पे we took this up कि जो residents है they'll be shifted to an area which is 10 kilometers away. So यहाँ पे challenges यही है कि they've been living here for like many years, मतलब उनकी पूरी लाइफ उस एरिया में उन्होंने गुजारी है, प्लस वो एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एमएसएमईज ऑल्सो. सो जो लो स्किल्ड जॉब्स हैं, या हम बोलते हैं कि जो बैकग्राउंड में जो बैक लिंकेज इम्पोर्टेंस है, स्पेसिफिकली इट इज इन मुंबई, सो जो बॉलीवुड को सपोर्ट किया जाता है मेजरली इट इज फ्रॉम दैट एरिया ऑल्सो. सो ये यहाँ पे बात हो रही थी कि क्या उनके जो लाइवलीहुड पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो कौन सा एरिया एरिया की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जहाँ पे उनको रीशिफ्ट किया जाएगा, whether that would be in their favor or not. 23,000 करोड़ धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो हर एक जगह स्लम रीडेवलपमेंट का बात होता है. जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा में जग्गा मिशन है, दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द स्लम रीडेवलपमेंट. स्लम रीडेवलपमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? कि स्लम के कारण 4 to 5 एरियाज प्रॉब्लम आता है. फॉर एग्जांपल हेल्थ, सैनिटेशन, उनका मेंटल स्टेट, जॉब एबिलिटी कम होता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है. तो वो ओवरऑल इसको रीडेवलप करने के लिए, तो वो प्राइम लोकेशन पर धारावी है. तो उसमें अगर प्रोजेक्ट करेंगे इसलिए उसको खरीद लिया गया और रीडेवलपमेंट के लिए दिया गया. तो जो बाकी जो ट्रांसफर का मामला है वो मानसी ने बताते डिटेल. अब आते हैं SYL इशू, वही हरियाणा और पंजाब के बीच में सतलज यमुना लिंक कैनाल इशू है. इस पे हरियाणा, इसमें हरियाणा से ज़्यादा पंजाब हमेशा बोलते हैं. दे अलेज दैट हरियाणा इज यूजिंग मोस्ट ऑफ द वाटर दैट इज बीन ट्रांसफर टू दिस सतलज यमुना लिंक, और हमें ज़्यादा मिलना चाहिए. तो जो सेपरेटिज्म का मामला आता है इन खालिस्तानी मूवमेंट, वो भी इसी का बात ज़्यादा करते हैं. तो यूपी जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, तो मानसी इस पर क्या करना है अगर आपके पास बयान? I would say कि instead of doing these भारत जोड़ो यात्रा या यूपी जोड़ो यात्रा, वर्क वी शुड डू वर्क ऑन एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जो स्कीम्स हैं कि डेवलपमेंटल विजन क्या है, क्या किया जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि ऐसे आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा. तो दिस इज टेम्परेरी इन नेचर. हम्म. और इसके बारे में कुछ पता है मानसी? अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल और सुखबीर सिंह बादल, इनके बारे में कुछ? इनके बारे में आई वुड, जैसे कि एक इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी इन द स्टेट ऑफ पंजाब एंड ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर द मोस्ट स्टेट ऑफ इम्पोर्टेंट, पंजाब आल्सो. मतलब मोस्ट हम्म. सबसे उनका जो मोस्ट. रोल रहा है 1925 में सिख रीऑर्गेनाइजेशन, जो गुरुद्वारा रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी जो हुआ हाँ, था जो 1925 में, हाँ उनका गुरुद्वारा एसेट है. हाँ, प्रबंधक कमेटी. तो हाँ, शिरोमणि तो अकाली वहां दल. से बिगिनिंग हम्म. हुई थी ना, हाँ राइट? हाँ. शिरोमणि अकाली दल की. अकाल तख्त साहिब हाईएस्ट टेम्पोरल सीट फॉर द सिक्स सिक्स. और इनके अभी जो हाल फिलहाल में डेथ हुआ, याद नहीं आ रहा नाम मुझे, प्रकाश सिंह बादल था आई थिंक, देखना होगा. हाँ, इस बात तो पर. इनका फादर थे, इनके फादर थे सुखबीर सिंह बादल के, और ही वॉज अ चीफ मिनिस्टर फॉर लॉन्गर टर्म. और सैड, और हमेशा से क्या होता है कि गठबंधन होता है पंजाब में, सैड बीजेपी का होता है तो हमेशा टूटता है. और कांग्रेस अलग है, मतलब पार्टी है. तो इतने लोग हैं स्टेक होल्डर इन द पंजाब पॉलिटिक्स, ये पता होना चाहिए. तो आफ्टर लिविंग द बीजेपी लेड एनडीए इन 2020, क्योंकि फार्म लॉ लाया गया था, और ऑब्वियस बात है कि सैड, तो सैड का पॉलिटिक्स किस पे चलता है अगर 5-6 अगर वर्ड बस बोलना है? ऐसा बोलते हैं ना, अगर बोलेंगे कांग्रेस से पॉलिटिक्स क्या है, बीजेपी क्या है, 5-6 वर्ड अगर इम्पोर्टेंट, वैसे सैड का आइडियोलॉजी और ये सब. मानसी? एग्जैक्टली तो नहीं. तो आई सैड, वोंट बी तो एबल टू. सैड बात करते नाम में देखो, शिरोमणि अकाली दल, तो अकाल तख्त, अकाल तख्त मतलब सिख, सिख सुप्रीमेसी. थोड़ा सा पंजाब स्पेसिफिक, पंजाब ये हमेशा बात होगा, सिख पंजाब, उसके बाद बात होगा हमेशा. दूसरा बात होगा कि सेंटर में जो लोग रहेंगे वो एक तरह से पैसा ज़्यादा देना चाहिए उन्हें. एग्रेरियन सोसाइटी है, फ्यूडलिज्म है उनके अंदर में, तो हमेशा बात करेंगे एमएसपी, प्रो एमएसपी रहेंगे. हमेशा बात करेंगे फार्म लॉ के खिलाफ बात करेंगे. ठीक है, तो मतलब ये एक है. तो इसलिए उन जब फार्म लॉ आया था 2020 में, तो उन्होंने बीजेपी लेड एनडीए को जो तोड़ दिया था, मतलब हट गया था वहां से.
वक्फ बोर्ड, मानसी। वक्फ बोर्ड, वी डिस्कस दिस कि एक मुस्लिम बॉडी है जो लैंड कलेक्ट किया जाता है एज अ लाइक डोनेशन इन इन दिस मुस्लिम रिलीजन। सो वो सारा इसमें एक इशू था कि जो लैंड इनको दिया जाता है, जो मतलब ये पूरा टेक केयर करते हैं उसको, ये पर्सनल पर्पसेस के लिए या फिर वहां पे ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि उस लैंड को किस पर्पस के लिए एक्चुअली दिया जा रहा है। वक्फ बोर्ड होता है कि जो इस्लाम में एक प्रोविज़न है कि अगर डोनेशन मिलता है तो आप अल्लाह के नाम से आप, आपका एक राइट्स रहता है, एक बॉडी ऑफ इमाम रहते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ बीइंग डोनेटेड इन द नेम ऑफ अल्लाह और इस्लाम, तो उसको आप कंट्रोल करें, उसको आप चलाएं। तो वक्फ बोर्ड इसीलिए आया था, वक्फ बोर्ड एक्ट है, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। प्रोविज़न 1993 के अराउंड आया था, एक बार सर्च करना करूँगा, 1993 1995 के अराउंड आया था। तो स्टैट्यूटरी प्रोविजन मिला। वैसे ही सुन्नी वक्फ बोर्ड है, सुन्नी, सिया सुन्नी इंडिया में एक सेक्ट है विद इन द इस्लाम, और सुन्नी 90% है मुस्लिम पॉपुलेशन का इंडिया में। वर्ल्ड वाइड भी करीब करीब उतना ही है। तो मेजोरिटी ऑफ द अरेबिक कंट्री सुन्नी है। सिया ईरान है, इंडिया में भी ईरान में सिया सिया मैक्सिमम 10% के आसपास है। और मेजोरिटी ऑफ द सिया पॉपुलेशन साउथ में, हैदराबाद, वो सब इलाके में। तो ये फर्क है। तो वक्फ बोर्ड बात कर लिए, ये हो गया। तो इसमें करप्शन का इशू है, इसमें करप्शन है, उसके बाद फिर एक्सटॉर्शन है इसमें, और अपॉइंटमेंट ऑफ द इमाम्स जो भी होता है वो पैसे के दम पे होता है, तो वो बहुत सारा इशू है। तो इसके ऊपर है वक्फ बोर्ड का। तो हाथी ट्राइबल स्टेटस, नेक्स्ट आर्टिकल। तो हाथी ट्राइबल कहाँ रहते हैं? तो हिमाचल प्रदेश ये में हिमाचल दी प्रदेश, हाँ, हद हाँ। क्लियरली या दे बोला, हाँ। डिमांडिंग शेड्यूल हम्म, ट्राइब स्टेटस। ये तो प्रीलिम्स से शेड्यूल पूछ ट्राइब सकते हैं। स्टेटस, हाँ, शेड्यूल ट्राइब स्टेटस कैन ओनली बी गिवन बाय द पार्लियामेंट। हाँ, हो सकता है, पार्लियामेंट ही रहता होगा। और स्टेट रिकमेंडेशन करता है ये, जहाँ तक मुझे पता है, प्रवेश है ये नहीं इसकी। करुणा अकॉर्डिंग टू करुणा सेंट्रल वर्क काउंसिल इंडियन स्टैट्यूटरी बॉडी स्टाइल 1964। ठीक है, काउंसिल है ना ये, करुणा। आई थिंक दोनों सेम ही है। ठीक है, नहीं, वक्फ एक्ट ऑफ 1995 अमेंडेंट, ये एम्पावर द स्टेट वक्फ बोर्ड। तो वक्फ बोर्ड जो 19, जो आप बात करो काउंसिल है वो 1964। तो लेकिन ये जो वक्फ एक्ट आया था 1995 में, ये दिया गया था। दो अलग है, एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल हो गया, और जो स्टेट का होता है वक्फ बोर्ड हो गया, हर एक स्टेट के अंदर में, तो वो अलग से दिया हुआ। ठीक है, ठीक। हैती ट्राइबल हो गया, ये पूछ सकता है प्रीलिम्स में, स्पेसिफिक ट्राइबल का नाम तो पता होना चाहिए। फिर अनपेड वेजेस, तो मनरेगा का बात हो रहा है कि मनरेगा में 100 डे ऑफ जॉब गारंटी दिया जाता है टू अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कर, मेजरली अनस्किल्ड होता है। और 100 डे गारंटीड है, गारंटी स्कीम, आपको जाना है और आप अप्लाई कर दो, 15 डेज के अंदर में आपको तो मिलना ही, ऐसा है। तो ये बात हो रहा है कि कुछ कुछ जगह पर जॉब नहीं मिल रहा, तो अनपेड वेजेज है। तो अनपेड वेजेस को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, करुणा? अनपेड वेजेस, आई थिंक उसके लिए सिस्टम लेके आ सकते हैं कि उनको लोगों को एड्रेस किया जा सके उस सेक्टर में जो है। अनपेड वेजेस, एक तो पहली बात है, अगर आ रहा है तो पहले सोच सकते हैं डीबीटी का मैकेनिज्म डाल सकते हैं, क्या उसके पास डीबीटी है, ताकि ऑनलाइन डायरेक्टली दे दे। जियो टैगिंग होना चाहिए, मतलब ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देना चाहिए अनपेड के लिए, तभी पता लग सकता है कि हाँ अनपेड असली में है कि नहीं, क्या तो फेक तो नहीं। पता चला 5 लोग काम कर रहे हैं लेकिन 10 जन का नाम वहाँ पर है, और अनपेड दिखा रहे हैं 5 जन का, फिर वैसा भी हो सकता है। तो उसके के लिए ट्रांसपेरेंसी बनना जरूरी है। मानसी, गुरु तेज बहादुर। So Guru Tegh Bahadur, he was the ninth or the 10th gurus of Sikhism, and he was born in Amritsar, Punjab. So कुछ important
details हैं which I can share. आनंदपुर साहिब को उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और ही वॉज पब्लिकली एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब। इसलिए उन्होंने गुरु तेज बहादुर ने शहीदी दिवस इसलिए मनाया जाता है। ओएसडी क्या होता है मानसी? ऑफिसर्स ऑन स्पेशल ड्यूटी अलग से होता Special है जो, duty. हाँ। हम्म। काशी तमिल संग संगमम, तो ये क्या दर्शाता है एक तरह से, अकॉर्डिंग टू यू मानसी? So काशी, Kashi is in Uttar Pradesh in प्रदेश, हाँ। UP and Tamil Sangamam. So meeting of these two cultures, North और यस। South India में जो द्रविडियन कल्चर हम बोलते हैं तो उस चीज को रिफ्लेक्ट करता है। डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी का बात होता है इसमें। फिर लेक्चर्स ऑन डांस म्यूजिक दोनों का एक सिंक्रेटिज्म, कल्चर इन्फ्लुएंस, नॉर्थ साउथ डिवाइड को कम करने के लिए। तो एक एग्जांपल ले सकते हैं। सो कभी भी द्रविडियन पॉलिटिक्स से बात होता है, कभी बात होता है कि इंडिया में डिविजिव पॉलिटिक्स से बात होता है, तो एक एग्जांपल इसका ले सकते हैं ताकि इसे इसको जोड़ सकते हैं। इंटीग्रेटिव पॉलिटिक्स कैसे होना चाहिए, तीसरा एग्जाम्पल ये। हैंडलूम इनोवेशन, नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी, वाराणसी प्रयागराज अयोध्या, visit of 1,400 people, philosophical heritage of both north and south, SFI, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के बारे में मानसी? इनके बारे में आई डोंट नो मच कि यहाँ पे अभी करंट लेफ्ट इशू पार्टी, क्या है। लेफ्ट पार्टी है स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्रेसे ग्रुप है। फिर ये स्टूडेंट वैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स इम्पोर्ट है, एबीवीपी है वैसे एसएफआई। एबीपीपी हो गए राइट राइट विंग आइडियोलॉजी, भारतीय जनसंघ, जनसंघ के अंदर में बाकी सब आते हैं। तो ऐसी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में लेफ्ट विंग प्रमोट करने के लिए सोशलिज्म कम्युनिज्म को, तो ये एसएफआई सीपीआईएम के अंदर में आता है। बीआरएस तेलंगाना में अभी जा करके ये तो ऑपोजिशन बन चुके हैं। भारत राष्ट्र समिति, अभी कांग्रेस सरकार बनना है वहाँ पर। ए रेवंत रेड्डी नाम है, लोकल स्टॉलवॉट है कांग्रेस के। मनरेगाज वर्कर राइट, कर्नाटका राइट डायरेक्टली टू द पीएम। तो ये दिखाते हैं कि जो अपना जो देश है मतलब कैसे कैसे चेंज हो रहा है धीरे धीरे। आज से 20-30 साल पहले सोच नहीं सकते थे कि डायरेक्टली आप ऑनलाइन लिख सकते हो, ग्रीवांस से डाल सकते हो, MyGovernment.in में डाल सकते हो, सीपी ग्राम में डाल सकते हो ऑनलाइन ग्रीवांसेस में। तो चेंज होता है। सेंटर राइट्स टू केरला तो इंश्योर सेल्फ पिलग्रिमेज टू सबरीमाला। सबरीमाला लॉर्ड अयप्पा इसको बोलते हैं। तो ये केस पता है, इसको डिटेल में लिए थे। इंडियन ओमन मानसी बताओ, So we talked ब्रीफ about कर। कि trade and commerce में important relationship है, security and defense में it is important when we see कि Arabian Sea and Persian Gulf में there is the challenge of piracy. So India and Oman they are collaborating on this front and अभी economic partnership हम और explore कर रहे हैं and also we talked about कि energy security के लिए भी the Oman can play an important role. And two important bodies that we talked about is the Gulf Cooperation Council and the Organization of Islamic Cooperation. एक दो पीस प्राइज होता है, एक गांधी पीस प्राइज है, एक और इंदिरा गांधी पीस प्राइज है। दोनों में मतलब थोड़ा डिफरेंस किया या फिर कब हुआ था एक तरह से, हमें कुछ पता है? नहीं, we'll have to find out exactly. मतलब नॉन वायलेंस और प्रॉस्पेरिटी सब गांधी जी हो गए। और दूसरा है कि आप इंटरनेशनली कोऑपरेट करेंगे उनके नाम पर रखा गया था। वैसे ही इंदिरा गांधी पीस प्राइज इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया था। 25 लाख रुपीज़ मिलता है उसमें। और आप
जो भी आप काम करते हो इंटरनेशनल पीस के लिए, साइंटिफिक डिस्कवरी के लिए, तो वो सब में आपको मिलता है। तो अलग अलग पीस प्राइस। स्कूल ऑफ हैप्पीनेस बता दी। तो इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है कि कम्युनिटी स्पेसिफिक बाउंड्रीज, मेंटेनिंग द राइट एंड बॉडी पोस्चर। गांधी पीस प्राइज और इंदिरा गांधी पीस प्राइज में, कि गांधी वाला जो प्राइज होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, एंड इंदिरा वाला इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट देते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू करो। ये याद नहीं था, एक बार डाल देना इसको। प्रेरणा यू कैन टेक अप दिस वन, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे बात किए थे स्कूल ऑफ हैप्पीनेस, उसमें एक और दो तीन एरिया इंपॉर्टेंट है इसमें लिखा हुआ है कि पीस वॉलंटियर। इसमें बात करें कि इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप, कम्युनिटी के बीच में जो बाउंड्रीज है उसको कैसे अपहेल्ड करते हैं और डिफरेंसेस कैसे कम कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अवेयरनेस, ये सब के लिए कम्युनिटी सेंट्रिक तो सिस्टम एक अच्छा एक एग्जाम्पल है। कम्युनिटी काउंसिल सेंटर, कॉन्फ्लिक्ट कम हो सोसाइटल लेवल पर। नेवी डिप्लॉयज प्लेन वॉरशिप आफ्टर द वेसल रिपोर्ट हाईजैक एंड अरेबियन सी। माल्टा का एक कार्गो था, वो हाईजैक किया एक तरह से, डिस्ट्रेस कॉल ऑन द यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन पोर्टल। तो इंडियन नेवी क्यों करती है, मतलब एक तरह से मानसी ये सब काम, मतलब अपने को क्या लेना देना है उस आई तरफ रीजन। थिंक मतलब जो हमारे मैरिटाइम ट्रेड पार्टनरशिप है, एक तो उसके पर्सपेक्टिव से वी कैन से कि स्ट्रेंथनिंग ऑफ दैट, एंड अरेबियन सी में हम बात करते हैं जो जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया है, सो उस रीजन में भी वी कैन से कि इंडिया रिमेन्स मोर प्रोमिनेंट। एंड हम बात करते हैं कि इंडिया इज द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, तो ये फ्रेज यूज करते हैं, सो आई थिंक अगर इंडिया को लॉन्ग टर्म में ग्लोबल पावर स्टेटस चाहिए, सुपर पावर बनना है, एक एक पावरफुल कंट्री बनना है, ब्लू नेवी बनना है। ब्लू नेवी ग्रीन नेवी तो पता है क्या डिफरेंस है। ब्लू नेवी होता है कि आपको वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी ऑपरेशन कर सकते हो, विद इन आवर्स आप मोबालाइज कर सकते हो अपने ट्रूप्स को और शिप्स को, तो उसको ब्लू नेवी बोलते हैं। और ग्रीन नेवी और वो होता है शॉर्ट टर्म, आप कोस्टल लाइन के अराउंड ही आप कर सकते हो। तो अगर आपको इंडिया को ब्लू नेवी बनना है एज तो आपको करना ही पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा हार्ड पावर। तो इसमें लिखा है पायरेसी, एंटी पायरेसी, पायरेसी करने के लिए गल्फ ऑफ एडन। गल्फ ऑफ एडन कहाँ पर है, रेड सी और इसके बीच में है ना। क्लोज टू हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो भेजा गया वहाँ पर। तो इंडियन नेवी इज रिस्पॉन्स कमिटेड टू बी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो ये इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द मर्चेंट शिपिंग। इससे ग्लोबल सॉफ्ट पावर बढ़ता है इंडिया का, कि हम एक उठा रहे हैं, एक तरह से हम रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं वो रीजन का एंटी पायरेसी मेजर्स लेने में। तो ये इम्पोर्टेंट, तभी जाकर बाकी सब कंट्री सेफ फील करेंगे, तो इंडिया का जो लीडरशिप पोजीशन है वो बढ़ते रहेगा लॉन्ग टर्म में। विकसित भारत संकल्प यात्रा, मानसी इसके ऊपर। So विकसित भारत संकल्प यात्रा 5 stages focus will be on the smaller cities. So यहाँ से we can say कि जो अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि ऑन ग्राउंड मीटिंग, और यहाँ पे उसको कनेक्ट कर रहे हैं हम कि फोकस स्मॉलर सिटीज डेवलपमेंट पे होगा। सो आई थिंक इससे लोग ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, दे आर एबल टू सी कि एक्चुअली वर्क इज बीइंग डन एंड वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग। सो यहाँ पे इट इज अगेन टॉकिंग अबाउट कि प्लान्ड अर्बनाइजेशन और क्या होना चाहिए, कहाँ पे और फोकस होना चाहिए। टॉक अबाउट स्लम रीडेवलपमेंट, स्मॉलर सिटीज, स्मार्ट सिटीज में भी स्मॉलर सिटीज इंपॉर्टेंट है, देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम हो गया। सो and we have the Samruddh Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation. हम्म। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा है कि आप जो भी स्कीम्स इंप्लीमेंट कर रहे हो वो अच्छे तरीके से होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए, इवन इन द बैकवर्ड रीजन। फॉर एग्जांपल एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट, एस्पिरेशन ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट में भी। तो एग्जांपल दिया हुआ है स्वनिधि योजना। स्वनिधि क्या है कि आप 10,000 रुपया लोन जो है वो आप दे सकते हो वेंडर को, एक आराम से, वेंडर और हॉकर, स्ट्रीट हॉकर के लिए, बिना कोलैटरल देने का।
ज़रूरत नहीं है उनको रोल लेटर देने का। अटल पेंशन स्कीम right. हो गया, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए 40 ईयर्स तक के लिए अटल पेंशन हो गया। वैसे ही फिर बाकी सब स्कीम्स जो है, ये अमरूट मिशन, अमरूट मतलब होता है कि सिटी को आप कैसे सस्टेनेबल बनाए, कैसे उसको एक सैनिटेशन होना चाहिए उसके अंदर में, फिर हेल्थ के लिए फैसिलिटी होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वाटर फिर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होना चाहिए, स्मार्ट सिटी होना चाहिए, सब मिला करके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रमोट करें। तो हर एक स्कीम लोकल लेवल गांव तक पहुंचना चाहिए, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिटीज़ गाँव स्मॉलर सिटीज़ तक पहुंचाना है। फिर रिगार्डिंग द सिक्योरिटी, instability in Myanmar have grave implication for मणिपुर। सही बात है, क्योंकि मणिपुर बॉर्डर स्टेट है म्यांमार से। तो म्यांमार में जो पॉपुलेशन है नागास का या फिर NSCN बाकी सब जो इंसर्जेंसी होता है, म्यांमार में ऐसा स्टेबिलिटी नहीं आएगा तो बहुत लोग यहाँ पर इंडिया में आएंगे, इन्फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स होगा, और फिर लोकल पॉपुलेशन स्टेबिलिटी इम्पैक्ट करेगा, और फिर क्लासेस होगा बिकॉज ऑफ द और यहाँ पे कंपटीशन ओवर द रिसोर्सेज। we can say the term from the syllabus that can be used for internal security is intrusion of the non-state actors into Manipur, जो हमने देखा भी है during the ethnic violence which was witnessed, and we also have the free movement regime with Myanmar. So उसकी वजह से कहीं ना कहीं उसको भी misuse किया जाता है by these non-state actors, and then we also say कि during these uncertain and unstable times we see कि drug trade also increases. 1971 वॉर, तो ऑपरेशन विजय दिवस बोला जाता है 1971 वॉर। कांग्रेस वॉन्ट स्टेटहुड अर्ली इलेक्शन इन जम्मू और कश्मीर। बोले थे आर्टिकल 370 के जजमेंट में कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कांग्रेस सेंटर को कि आप जल्दी से जल्दी इलेक्शन करिए, बाई 30 सितंबर 2024 स्टेटहुड वापस से दीजिए। और उन्होंने अपहेल्ड किया सेंटर डिसीजन ऑन एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। ये 3 इंपॉर्टेंट मुद्दा था रिगार्डिंग द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो ये कांग्रेस जो पार्टी है, जो इट इज़ अ अपोजिशन पार्टी, तो बात करें कि इलेक्शन जल्दी होना चाहिए और स्टेटहुड मिलना चाहिए। मेंटल हेल्थ इशू टैकल करने वॉलेंट्री टास्क फोर्स, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट एक्सेट्रा। मेंटल स्ट्रेस, वर्किंग ऑन लॉन्ग ड्यूटीज, डॉक्टर्स के लिए दिया हुआ है कि डॉक्टर्स के ऊपर में हार्ट अटैक का इशू आ रहा है, डॉक्टर्स का स्ट्रेस कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई रहता है, तो बीपी का शिकार खुद डॉक्टर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवर बर्डन विद द हेक्टिक हेक्टिक शेड्यूल, ऑपरेशन, दिन भर काम, लॉन्ग ड्यूटी, मेंटल स्ट्रेस भी होता है, लोनलीनेस, डिप्रेशन भी होता है। तो इसके कारण उनके लिए किया गया। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, फाइमा। ऑप्टिमिस्टिक ऑन ट्रेड एग्रीमेंट अहेड ऑफ इलेक्शन स्विस नॉर्वे मिनिस्टर। तो स्विस नॉर्वे के बीच में बोलो मानसी, प्रवेश नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। So we call them as the Scandinavian स्विश, countries. स्विश सुन के दिमाग में क्या आएगा? स्विश दिमाग में आएगा तो डायरेक्टली चॉकलेट आएगा पहला, Swiss bank accounts फिर आते बैंक हैं अकाउंट सबसे आएगा, हाँ, तो ज्यादा, फिर बीटा का टैक्स कॉन्सेप्ट आएगा, हेवन। हाँ, टैक्स हेवन आएगा। ऐसे करके आप हर एक एरिया में आप बात कर सकते हो। ब्रेड फॉर एग्जांपल पेटेंट्स, IPR का बात होगा। उसके बाद फिर एंड नॉर्वे की बात करते हैं तो अगेन वो दे आर ऑलवेज ऑन द टॉप जब हम बात करते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की। हैप्पीनेस हो गया, स्किल्ड वर्कर है वहाँ पर, या फिर नॉर्थ पोल का बात करते हैं, नॉर्थ पोल में जो अटलांटिक काउंसिल का बात करते हैं, वो सब का बात होता है एक तरह से। एंड वी कैन आल्सो टॉक अबाउट सराउंडिंग सीज कौन सी है अराउंड दीज कंट्रीज। तो आई स्विट्जरलैंड थिंक तो, वन इज बाल्टिक, बाल्टिक स्विट्जरलैंड तो सी। बीच में, फ्रांस और इसके हाँ बीच में, नॉर्वे स्कैंडिनेवियन जर्मनी के कंट्रीज के बीच में अराउंड आई आई थिंक। थिंक बाल्टिक सी। हाँ, Karuna can tell and she can also share the map on the group. स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली और फ्रांस के बीच में है। सोचो क्वेश्चन क्या हुआ? मैं बोल रही हूँ कि नॉर्वे का जो कोस्ट लगता है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशन की साइड लगता है, एंड देन बाल्टिक सी में गल्फ ऑफ
बॉस्निया होता है स्वीडन एंड फिनलैंड के बीच में। बोथनिया। Okay, Dia, you can share the map of this region. एबल प्राइज किस लिए मिलता है? ये एक तरह से नोबेल प्राइज फॉर द मैथमेटिक्स है, ये पता, हाँ वही, Mathematics. नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स। रेड सी इंपॉर्टेंट रूट है, रेड सी से कनेक्टेड है सुइस कनाल। आफ्टर येमेन, येमेन अरेबिक पेनिनसुला में और जस्ट रेड सी के बगल में रेबल स्ट्राइक्स, तो एक इम्पॉर्टेंट सी रूट में प्रॉब्लम आता है, तो जो बाकी सब इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी वो थ्रेटन होता है। केटामाइन, जो मैथ्यू पेरी है, फ्रेंड्स के मोस्ट पॉपुलर एक्टर है, और जब डेथ हुआ था इनका तो इसके कारण एक तरह से केटामाइन, केटामाइन क्या होता है मानसी? नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, आई थिंक ओवरडोज की वजह से ये ड्रग हो सकता है, ड्रग एडिक्शन, हाँ, फॉर डेकेड्स सफर्ड फॉर डिप्रेशन, ड्रग एडिक्शन। डिप्रेशन के लिए रिक्रेशन ड्रग भी है, और डिप्रेशन। तो ऐसा क्यों होता है कि जो सक्सेसफुल, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एक्टर में से आता है, मतलब मैथ्यू पेरी सबको जानता है दुनिया में एक तरह से, लेकिन वही बात है कि डिप्रेशन वहाँ पर भी होता है, ऐसा क्यों? तुम्हारा आंसर? वहाँ पे डिप्रेशन ज्यादा इसलिए होता है, आई वुड से, कि जो फैमिली टाइज है उनको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है जितनी इंडिया में हम बात करते हैं जॉइंट फैमिलीज की, या यू नो वहाँ पे अर्ली एज से दे गेट द इंडिपेंडेंस, चाहे वो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो, फ्रीडम हो। सो आई थिंक ये फैक्टर जो है ज्यादा, फिर डिप्रेशन, लोनलीनेस, पीयर प्रेशर, ये रहते कि यू हैव टू गेट सक्सेसफुल, यू हैव टू अर्न मोर। बट जो कल्चरल आइडियाज एंड ट्रेडिशंस हैं इंडिया में, दे आर ऑल्सो गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है। और दूसरा कि ईरान एग्जीक्यूटिव मैन कन्वर्टर स्पाइंग फॉर इसराइल, मोसाद इंटेलिजेंस एजेंसी है इसराइल का। दूसरा कि वाटिकन कोर्ट कार्डिनल, कार्डिनल हम लोग बात करते हैं एक तरह से काउंसिलर है टूवर्ड्स द वाटिकन पोप, तो हर एक जगह में कार्डिनल होते हैं, सेकेंड में आते हैं हायरार्की में। इसराइल कतार, कतार से रिलेटेड करूँ ना, कुछ 5 कीवर्ड बताना, जो कुछ भी आ दिमाग में, जरूरी नहीं कि रिलेवेंट हो जोग्राफी इस पर्सपेक्टिव हो। मानसी? कतर से रिलेटेड हाँ बोल। गल्फ कॉर्पोरेशन आता है। कतर I दिमाग would, में आना चाहिए Qatar कि lies in the Persian Gulf, हम्म, Persian Gulf, and हम्म, it is close to the UAE. And India के context में we import natural gas from Qatar. And there was there one 40%, issue also, 45%। उससे अगर आप उसको हाँ क्लियरली बता दो कि यूएस और कतर के बीच में क्या टेंशन हो गई थी, like sanctions were imposed on Qatar also. There was this one नहीं, incident जो यूएस, famous है का। यूएस ने की, सैंक्शन नहीं की, कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि यूएस, कतर एक तरह से सेफ स्पेस है, हेवन है फॉर द मुस्लिम ब्रदरहुड, और जो भी काम करना पड़ता है यूएस को, ब्लैक ऑपरेशन करना पड़ता है, कतर के थ्रू होता है। उसके पास अल जजीरा मीडिया है, और वो स्टेट बैक्ड मीडिया है, जो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो प्रोपागेंडा है दुनिया भर में फैलाता है, कोई भी चीज़ जो। तो कतर कभी यूएस नहीं कर सकता, यूएस का बेस भी कतर के अंदर में, कतर को सैंक्शन